आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा तो विवाद खड़ा हो गया है। सिलेक्ट कमेटी के लिए सांसदों का नाम देने पर विवाद हुआ है। 5 सांसदों ने नाम शामिल करने पर विरोध किया है। राघव चड्ढा पर सांसदों की सहमति न लेने का आरोप लगाया है। उससे पहले ही राघव चड्ढा ने सदन में ये बात कह दी। राघव पर सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। I shall now put the amendment moved by Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Narhari Amin, Sri Ajit Kumar Bhuiya, Dr. John Britas, Sri Raghav Chadha, Srimati Priyanka Chaturvedi, Sri Sushil Kumar Gupta, Sri Dipender Singh Hooda, Professor Manoj Kumar Jha, Dr. Fauzia Khan, Srimati S. Fangan Konyak, Sri Sukhendu Shekhar Roy, Dr. Sasmit Patra, Sri Jairam Ramesh, Sri S. Niranjan Reddy, Sri Kapil Sibbal, Sri Tiruchi Siva, Dr. M. Thambi Durai, Dr. Sudhanshu Trivedi, Professor Ram Gopal Yadav। तो देखिए, इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिए। 5 प्रस्तावक हैं जिनके नाम पर विवाद शुरू हो गया है और अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है, जिसमें से 3 सांसद तो बीजेपी के ही हैं, एक बीजेडी के हैं और एक एआईएडीएमके के हैं। इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हमने तो सहमति दी नहीं थी। फिर राघव चड्ढा ने अपने प्रस्ताव में उनके नाम का जिक्र कैसे कर दिया। कुल मिलाकर मुद्दा ये, राघव चड्ढा पर देखिए क्या आरोप लगा है, ये अब हम आपको बता दें। तफसील से इसकी जानकारी देते हैं क्योंकि यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सेवा बिल पर सेलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव में नाम शामिल करने को लेकर डिस्प्यूट हो गया है, विवाद हो गया है। सेलेक्ट कमेटी का हिस्सा बनने के लिए प्रस्तावित सांसदों का नाम लिया गया राघव चड्ढा की तरफ से, जिसका जिक्र सभापति ने अपनी सीट से किया। और समीर, ये भी बात आ रही है सामने कि 5 सांसदों ने बगैर पूर्व सहमति के नाम शामिल करने पर आपत्ति जताई है कि हमारी तो सहमति थी ही नहीं। सांसदों ने विशेषाधिकार उल्लंघन का इसे मामला बताया है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा कहा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की अब तैयारी की जा रही है। जी हां, और आरोप अगर साबित हो जाता है तो सदस्यता तक जा सकती है। इस मामले में नियम कानून इतने ज्यादा कड़े हैं, अगर कार्रवाई होती है और राघव चड्ढा दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता तक जा सकती है। और जांच इस मामले की शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि इस मामले में होता क्या है। जबकि ऑपोजिशन का और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जो कुछ भी किया गया है वो नियम के मुताबिक किया गया है। अब किन सांसदों ने विरोध जताया उसकी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि कुल 5 सांसदों के नामों का जिक्र हो रहा है जिन्होंने असहमति जताई है। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, मैंने तो सहमति दी नहीं थी। फिर राघव चड्ढा ने जो प्रपोजल दिया, जो प्रस्ताव दिया, उसमें मेरा नाम कैसे? यही आपत्ति नरहरी अमीन ने भी जताई है, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। यानी बीजेपी के पहले सांसद सुधांशु त्रिवेदी, फिर नरहरी अमीन और इसके अलावा कुछ और पार्टियां हैं, एआईएडीएमके और बीजेडी, जिनके सांसदों ने भी ऑब्जेक्शन किया है। बिल्कुल, एआईएडीएमके के जो सांसद हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। सस्मित पात्रा जो कि बीजेपी से ही सांसद है, उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने तो इस पर सहमति नहीं जताई। फांगनोन कोंग्यांग जो पार्टी बीजेपी से ही है और इन्होंने भी सहमति नहीं जताई थी सिलेक्ट कमेटी में प्रस्ताव भेजे जाने की। तो ऐसे में राघव चड्ढा पर कई सवाल उठ रहे हैं, आरोप उन पर कई लग रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। निमी रस्तोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं निमी रस्तोगी जी। मैं आप सभी के पास आऊंगी, लेकिन बड़ी खबरें लगातार बता रहे हैं हम आपको। पहले आपको सुनवाते हैं कि राघव के प्रस्ताव का विरोध करने वाले सांसदों ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने किस तरह से आपत्ति दर्ज कराई है, सुनिए जरा।
Sir, I'd like to draw your attention to Rule 72.2. Rule 72.2. Sir, just one second. 72.2. It says, no member shall be appointed to a select committee if he is not willing to serve on the committee. The mover, and I repeat again, the mover shall ascertain whether a member proposed to be named by him is willing to serve on the committee. Sir, no such discussion has been done by me. Thank you. My name has been taken without my permission, Dr. sir. Sasmit Patra This ji, is a matter of privilege. How did I name the member? Take your case. Deputy Chairman, sir, under Rule 72.2, I object. Also, sir, I understand that the honourable member thinks he's smart. I accept that. Please. But I would appreciate that he would not undermine another member by taking our names without our consent, sir. Sir, I object. Not given my number. I have not signed. How this is misuse? It's a privilege of my. Somebody is misused my name. You have to take any action. That. Along with that, I'm joining that. You are whoever. माननीय गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है। ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर ऐसे नहीं चलता। मान्यवर अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। मान्यवर ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खुद ये डिमांड की गई कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उसके बाद इस विवाद पर उपसभापति ने जांच का भरोसा दिलाया है। आम आदमी पार्टी ने विवाद को बताया है बेबुनियाद। आम आदमी पार्टी ने कहा कि नाम देने के लिए सहमति की जरूरत नहीं होती, सहमति और हस्ताक्षर का कोई नियम नहीं है, यह दावा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आ चुकी है और राघव चड्ढा मामले में आप बेफिक्र नजर आ रही है। आपका ये पूरा तर्क क्या है हम आपको बताएंगे और बिग बॉल के जरिए आई कुछ और डिटेल्स बताते हैं कि सूत्र क्या बता रहे हैं। आपका क्या तर्क है? सिलेक्ट कमेटी में नाम देने के लिए लिखित सहमति या हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। ये आम आदमी पार्टी कह रही है हस्ताक्षर की जरूरत नहीं तो निकली हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं होता, ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। बिल्कुल, और कमेटी में हर पार्टी के सदस्य रखने की पुरानी परंपरा रही है, यह तर्क दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। कमेटी मेंबर बनने के लिए सिर्फ सहमति जरूरी होती है, लिखित हस्ताक्षर जरूरी नहीं होते। यानी प्रस्ताव में अगर किसी का नाम डाला जा रहा है तो उसके साइन करवाने की जरूरत नहीं होती, यह कहा गया है। बिल्कुल, कमेटी के लिए नाम देना सिर्फ प्रस्ताव जिस पर आखिरी फैसला सदन का होता है, यह भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के तर्कों में। शिकायतकर्ता सांसदों के नाम अच्छी सोच के तहत दिए गए थे कि ये हमारा समर्थन करेंगे, साथ देंगे। अगर सांसद कमेटी के सदस्य न बनना चाहें तो नाम वापस लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल, यह भी कहा गया है कि अगर इन सांसदों को कोई ऐतराज है, वो कमेटी के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं, तो उनके नाम वापस लिए जा सकते हैं। यह प्रावधान है नियम कायदों के तहत। लेकिन यह किसका दावा है? यह आम आदमी पार्टी का दावा है, अपने बचाव में, वो भी तब जब गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों के ऑब्जेक्शन के बाद इस मुद्दे पर जांच की मांग की और सभापति ने जांच का भरोसा दिलाया। बहरहाल कल संसद से बाहर निकलने के बाद राघव चड्ढा बड़े निश्चिंत नजर आए थे, जिसका कारण अभी हमने आपको ऊपर बताया, जो तर्क दिए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी क्यों अमित शाह की नाराजगी के बावजूद इतनी निश्चिंत नजर आ रही है, देखिए। बिल ये इससे ज्यादा गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल भारत की संसद के भीतर आज तक नहीं लाया गया। हमने लेजिस्लेटिवली एक मजबूत लड़ाई लड़ी। आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली
कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया। 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया, और इस बार भी अब जो 3rd राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इसकी संवैधानिक पीठ जो है, ये भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र। अमित शाह कह रहे हैं आपने फ्रॉड किया सर संसद में। जैसा कि मैंने कहा, तो देखिए राघव चड्ढा किस तरह से बेफिक्र नजर आ रहे हैं, ये आपने उनके बयानों के जरिए देखा। निमि रस्तोगी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। निमि जी, लेकिन ये मामला तो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। गृह मंत्री ने डिमांड की और सभापति ने इस मुद्दे पर जांच का भरोसा दिलाया, और अगर जांच हो जाती है, वो दोषी पाए जाते हैं, तो संसद के नियम कहते हैं कि सदस्यता तक जा सकती है। चिंता जरा भी नहीं है क्या? समीर जी, आपने तर्क वितर्क सुन ली है, मुझे उसके बारे में और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो 5 सांसद अपने विशेषाधिकारों का हनन जैसे कि वो कह रहे हैं, जो कि सही नहीं है, वो अगर है, तो व्हाट अबाउट एक चुनी हुई सरकार जो 2.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और जो दिल्ली की 2.5 करोड़ जो लोग हैं, उनके विशेषाधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके बारे में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर आपका चैनल क्यों चुप है? आज एक बहुत बड़े मुद्दे को आप एक छोटी कंट्रोवर्सी से दबा नहीं सकते। आज का दिन एक काला दिन है। जो फैक्ट है उस पर ही बात हो रही है निमि जी। इस बात का कॉन्फिडेंस तो पहले राघव चड्ढा लेंगे। तो किस कदर ये गैर कानूनी है, इलीगल है, ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। नहीं निमि जी, मैं एक आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रही हूँ। लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास घटता जाएगा। दो अलग अलग मुद्दे, एक अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी सदन के भीतर। एक मुद्दा है कि राघव चड्ढा ने अगर कोई प्रस्ताव दिया है तो पहले कॉन्फिडेंस में तो लेंगे सांसदों को कि वो उनके साथ सहमत हैं या नहीं। ये तो बेसिक बात है कि आप बिना सहमति के ही बात रख रहे हैं। जी निधि, सहमति जरूर हुई होगी, डिस्कशन जरूर हुआ होगा, और उसके बाद उन्होंने लास्ट मिनट पर मैं नहीं समझती कि किस तरह से उन्होंने इस बात को अपने आप को टर्न कोट साबित किया होगा। लेकिन ये बात साबित हो जाएगी, जांच होने दीजिए। हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ हैं, हमने किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन इतने बड़े, ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है। अब जांच इसकी होगी तो पता चलेगा किसने नियम का उल्लंघन किया, कौन नियम के हिसाब से चल रहा था। शिवम त्यागी जी, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी क्या उम्मीद कर रही है? गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस मामले को उठाया गया सांसदों के ऑब्जेक्शन के बाद, और उसके बाद सभापति ने जांच का भरोसा दिया। समीर जी, गजब का फर्जीवाड़ा है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी को लेकर वैसे ही तमाम आरोप तो लगते आए ही हैं, हर जगह झूठ, लेकिन संसद में जाके भी सांसदों के साथ भी झूठ और विश्वासघात। भाई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, सुधांशु जी ने उठाया, सस्मित जी ने उठाया, तिरुमलाई ने उठाया, मतलब बीजेडी और एआईएडीएमके के सांसद भी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि विश्वास में लिया होगा। अगर विश्वास में लिया होता तो जाहिर है स्टैंडिंग कमेटी में जो नाम गए हैं वो सब सांसद बोलते कि हाँ हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया है। लेकिन मतलब देश की संसद में जाकर भी इस तरह का फर्जीवाड़ा करना, मुझे लगता है ये अपने आप में खतरनाक है, और इस देश के गृह मंत्री ने सवाल उठाया है। अब मैं मानता हूं कि ये तो चेयर पर डिपेंड करता है कि वो जांच के बाद नहीं, लेकिन शिवम आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का तर्क ये है कि भाई सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है उनकी सहमति के लिए। जो बयानात दिए जाते हैं चर्चा के दौरान, उसके आधार पर उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया। लेकिन आपके पास क्या जानकारी है? क्या सांसदों के हस्ताक्षर किए गए थे? फर्जीवाड़े का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं। सांसदों के हस्ताक्षर किए गए हैं, सांसदों से बात नहीं की गई, सांसदों से बात करके उस चीज को आगे नहीं रखा गया, और इसी वजह से इस देश के गृह मंत्री ने उस विषय को उठाया। और जितनी मैं जानकारी रखता हूं उसके हिसाब से सांसदों के सिग्नेचर्स जो हैं अनिवार्य हैं, उनको कॉन्फिडेंस में देना अनिवार्य है। और जब स्टैंडिंग कमेटी में जाता है तो उसके बाद नाम के बाद सांसदों से भी रिकॉन्फर्मेशन की जाती है बहुत बार, और ऐसा भी 2-3 बार कम से कम इस देश में पहले हुआ है। लेकिन अब विषय ये है कि इस तरीके से राघव चड्ढा जी ने नाम रख दिया और किसी को पता नहीं है, और सांसद खड़े होकर बोले इस तरीके से संसद में कि हमें तो खुद जानकारी नहीं है कि इस तरह की चीज हुई है। मुझे लगता है कि संसद में तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए, और इसकी जांच होगी, यही कहा। मैं महिमा जी आपके पास आ रही हूँ, कांग्रेस की प्रतिनिधि के तौर पर आप जुड़ी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन के तौर पर। महिमा जी, लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री ने सदन में कहा कि फर्जीवाड़ा है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में देखा जाना चाहिए कि हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, ये मामला क्यों सामने आया। अगर सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव है, ठीक है, किसी भी सांसद का ये अधिकार है अपनी बात रखने का, अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसकी सच्चाई क्या है ये भी आना चाहिए सामने।
नमस्कार आप सभी को। और इस पूरे मसले को सुनते हुए मुझे जो एक हालिया वाकया याद आ रहा है वो मणिपुर का है, जहां एक पीस टॉक्स कमेटी बनाई गई थी। असंवैधानिक अवैधानिक कार्य करना भाजपा की कुरीतियों में से एक है। इनकी कार्यप्रणाली की रीढ़ की हड्डी ही असंवैधानिक अवैधानिक तरीकों से कार्य करना है। मणिपुर की जो पीस टॉक्स कमेटी का मैं जिक्र कर रही हूँ, उसके अंदर अधिकतर सदस्यों को ये पता ही नहीं था, जिसकी अध्यक्षता वहां की राज्यपाल कर रही थी, अधिकतर सदस्यों को ये पता ही नहीं था कि उनको उसका सदस्य बना दिया गया। और फिर धीरे धीरे करके सभी सदस्यों ने उस कमेटी से किनारा कर लिया था, जिसको हाल में जो है ये बात संज्ञान में आई पूरे देश के न्यायालयों के, और हम लोगों ने इसके ऊपर बात भी की और इसके ऊपर आपत्ति भी जताई। उसी तरह से ये संसद के अंदर हम देख रहे हैं, इस सरकार का तरीका ही है तानाशाही का। ये विपक्ष से विमुख सरकार है, ये जनता से विमुख सरकार है, इसीलिए आज अविश्वास पत्र प्रस्ताव लाया जा रहा है। मुद्दे पर आपने एक भी बात नहीं कही। मुद्दा यहाँ पर यह है कि राघव चड्ढा की शिकायत हुई है और अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। यहां तक आरोप लग रहे हैं कि वो सांसद जिन्होंने अपनी सहमति दी ही नहीं, उनके फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए, ये तक आरोप लग रहा है। इस पर आप किस पार्टी के साथ हैं? ये फर्जीवाड़ा जो अगर संसद के अंदर हो रहा है तो संसद को कौन चला रहा है, सवाल तो आज ये उठाना होगा। जो संसद को उठा रहे हैं उन्हीं का दारोमदार है। उनकी नाक के नीचे ऐसे कार्य कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं संसद को जो आज चला रहे हैं, जिनके देखते देखते मणिपुर जल रहा है, जिनके देखते देखते हरियाणा का वो राज्य जलने लगा जहां आज तक सांप्रदायिकता का नामो निशान भी नहीं था। तो फर्जीवाड़ा भी इनकी नाक के नीचे हो जाए, कोई हैरानी की बात नहीं है। आपकी जानकारी क्या कहती है महिमा जी, ऐसा हो सकता है क्या कि जिन सांसदों के नामों का जिक्र किया जा रहा है प्रस्ताव में, उनकी सहमति ही ना ली गई हो, क्योंकि वही खड़े होकर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि नहीं हमसे तो पूछा ही नहीं कि आप नाम कैसे डाल सकते हैं हमारा। ऐसा देखा सुना तो नहीं गया, लेकिन भाजपा राज है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये संविधान को कुचलने वाली ताकतें हैं। आज अगर ऐसा हो रहा है तो चिंतनीय है, क्योंकि कल ही सर्वोच्च न्यायालय ने, आपने देखा है, स्वयं संज्ञान लेते हुए क्या बातें कही। संसद को चलाने का दारोमदार सांसदों पर है, तो एक सांसद की तरफ से ये बात आगे बढ़ाई गई सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को रखने की, और अगर उसमें भी ये इस तरह से डाउट है या संदेह की स्थिति है, तो फिर सवाल तो उठता है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा पर। और कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। विवाद हो गया है दिल्ली सेवा बिल को लेकर। विवाद दरअसल ये है कि उन्होंने, जानकारी है कि 5 सांसदों के उनकी बगैर जानकारी के नाम सिलेक्ट कमेटी को भेजे। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये है कि ना ये रूल्स पढ़ते हैं, भाजपा वाले मंत्री हो या मेंबर्स हो, ना परंपरा को देखते हैं। हमारे वहाँ कॉल एंड शकदर की एक बुक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, उसके ऊपर से हमारे वहाँ एक ये बनी हुई बुक भी है, राज्यसभा एट वर्क, और फिर हमारे नियम बने हुए हैं। जब सिलेक्ट कमेटी किसी को भी बनानी होती है तो ना किसी मेंबर की सिग्नेचर ली जाती है, ना इसकी कंसेंट पूछी जाती है। कोई भी मेंबर, उसको लगता है कि सिलेक्ट कमेटी में ये लोग अच्छे रहेंगे तो अक्रॉस द पार्टी वो नाम सजेस्ट करते हैं, फिर वो हाउस के ऊपर रहता है। और उसमें कानून में ये भी प्रावधान है कि किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया पर मुझे लगता है कि मुझे सिलेक्ट कमेटी में काम नहीं करना है, तो मैं प्रावधान के हिसाब से कह सकता हूँ कि सॉरी, मुझे इस कमेटी में नहीं रहना है, मेरा नाम खारिज हो जाए। लेकिन सस्मित पात्रा से जो सांसद है शक्ति जी, वो तो ये कह रहे हैं कि आपने मेरी बगैर जानकारी के मेरे नाम को दे कैसे दिया, जो बीजेडी से हैं। तो क्या हो गया? हाँ, बता दे मुझे कि कहीं कानून में कहाँ लिखा है कि आपको जानकारी देना है, आपकी कंसेंट लेना है, आपकी सिग्नेचर लेना है कहीं ऐसा कानून? कानून यही है कि मेंबर जो सिलेक्ट कमेटी चाहता है वो अपने प्रपोजल के साथ मेंबर्स के नाम देगा। उधर उस मेंबर की कहीं सिग्नेचर नहीं रहती है। ये हमारे राज्यसभा रूल्स के प्रावधान में कह रहा हूँ। और उसके बाद जब प्रस्ताव सदन के सामने आता है तब उसमें से किसी मेंबर को लगता है कि मुझे सिलेक्ट कमेटी में नहीं जाना है, तो वो उसे राइट है, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ, तो खड़े होकर कहेंगे कि मैं इसमें नहीं रहना चाहता हूं, उसका नाम खारिज हो जाएगा।
तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के सांसद शक्ति सिंह गोहिल भी ये कहते हुए नजर आए कि जो कुछ भी हुआ है नियम के मुताबिक हुआ है, उसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार के मंत्रियों का क्या कहना है, अब आपको ये सुनाते हैं। हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री, वो क्या कह रहे हैं। 6 सालों से मंत्री के रूप में या 30 से 40 सालों से, जब से मैं संसद को देख रहा हूं और एक सिविल सर्वेंट के रूप में इसे कवर कर रहा हूं, वो कह रहे हैं मैंने कभी ऐसा कुछ होते नहीं देखा। सुनते हैं। इस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी के लिए कांग्रेस मजबूत होकर खड़े हो गए उनके पीछे, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे फर्जी लोगों को आप सपोर्ट करते हैं? यू आर गोइंग टू सपोर्ट द पीपल हु आर फोर्जिंग, हु आर इन द फोर्जरी, दे आर ट्राइंग टू इन ए वे फोर्जरी। तो ये कारनामे जो किया है उसके सख्त, इसके एंड मोस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन, सख्त कार्रवाई होगा। Frankly aghast because in my 6 years as a minister or the 30-40 years that I've been watching Parliament and covering it as a civil servant, I've never seen something like this happen. I mean, how can anyone presume the concurrence of another honorable member and submit an assertion or a request or a draft amendment or anything like that? तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, राघव चड्ढा पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपना तर्क दे रही है। निमित जी, मैं आपके पास आ रही हूं। जो आप तर्क दे रही हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सब चीजें नियमों के मुताबिक हुई हैं, तो इस पर बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में देखा जाना चाहिए कि नियम का पालन नहीं हुआ है और इससे राघव चड्ढा की सांसदी भी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आप अपने तर्क में क्या कहेंगी? निधि, आपने कानून के विशेषज्ञों की बात भी सुनी और आप जिस तरह से हम आश्वस्त दिख रहे हैं, इसका मतलब है इस बात में कोई भी तथ्य नहीं है। मैं तो कहूंगी भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न है, एक बड़े फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए आप एक छोटा सा एक झूठा नैरेटिव जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है वो उसको कर दो ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए और जो मेन मुद्दा है वो छुप जाए। तो ये इनका पैटर्न है, ये भारतीय फर्जीवाड़ा पार्टी है, इनका कोई किसी तरह का ईमान नहीं है। आज जो दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी हुई है उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए, उसके बारे में इन मिनिस्टर। अच्छा, यानी फर्जीवाड़े के आरोप के जवाब में फर्जीवाड़े का ही आरोप लगाया जा रहा है शिवम, और कहा यह जा रहा है कि भाई मणिपुर के मुद्दे पर देखिए ऑपोजिशन एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। नहीं, वहां तो कोई विषय रह ही नहीं गया है। मुझे लगता है कि पहले से इस बात पे क्लैरिटी हो चुकी है कि जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ है, वहां पर इस देश के प्रधानमंत्री आएंगे और उस पर बोलेंगे और आने वाले 3 दिनों तक यही सब होना है। लेकिन दिल्ली सेवा बिल की अगर हम बात करें तो खासतौर पर वो भी जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया है। मुझे लगता है इस बात पर भी कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन बावजूद उसके संसद की प्रोसीडिंग्स में आप इस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, देश के मिनिस्टर्स ने लगातार इस बात को कहा कि उन्होंने अपने 40 साल के समय में कभी भी ऐसा नहीं देखा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप इसमें अगर एक लेमन लॉजिक भी लगाएंगे तो आप उसको भी समझेंगे कि अगर स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी प्रिसाइजली ये कह रही है कि हाउस के सामने एक प्रस्ताव रखा है, एक प्रपोजल रखा है, चाहे वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, इसमें इंक्लूजन ऑफ जो नेम्स है, यानी जो नाम को शामिल किया गया है, उनसे ये जरूरी नहीं है। और वो अपनी बात का तर्क ही इसलिए रख रहे हैं कि हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है। एक प्रस्ताव हमने रखा था कि ये लोग समर्थन कर रहे हैं। निधि जी, आप एक चीज बताइए, आप और दोनों अब्बास भाई दोनों मिलके जो है TV9 के सामने कोई जो है प्रस्ताव रखते हैं किसी चीज को लेकर, आपको लगता है कि आप जो प्रस्ताव रखेंगे उसके लिए आपका नाम भी अनिवार्य नहीं है? या आपको लगता है कि आप अगर नाम आपका लिख दिया जाए तो आपको ये कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाए कि आपका नाम वहां पर लिखा गया है? या फिर आपके फर्जी साइन करके अगर उस प्रस्ताव को रख दिया जाए मैनेजमेंट के सामने तो आपको लगता है तर्क संगत लगता है? कहीं ना कहीं लेमन लॉजिक भी लगाएंगे तो इस बात में कहीं तथ्य नहीं है। और छोड़ दीजिए, मैं तो फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, यहाँ पर AIADMK के सांसद भी कह रहे हैं, यहाँ पर BJD के सांसद भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज की जांच होने दीजिए, इसका पक्ष तो निकलकर सामने आएगा। ठीक है, जांच होने पे पक्ष सामने आएगा। लेकिन शिवम, अभी आपने दिल्ली सर्विस बिल का जिक्र किया, इस पर भी तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, कि सारी शक्तियां आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इसलिए पावर्स का इंक्रोचमेंट किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। इस पर क्या जवाब देंगे?
इस देश के गृह मंत्री ने कहा और बताया अभी बार बार कि 1991 से किस तरीके से सरकारें साथ में यहाँ पर काम कर रही हैं, किस तरीके से इस बिल को सबसे पहले कांग्रेस ही लेकर आई थी, किस तरीके से ये एक राज्य जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र शासित राज्य है, और तमाम जो चीजें हैं उसका कानून बनाने का अगर मैं विषय में बात करूं तो जाहिर है कि इस देश की संसद को कानून बनाने का पूरे तरीके से अधिकार है, और इस देश के गृह मंत्री ने टाइम एंड अगेन पिछले 2 दिन में लगातार बताया है। और एक और बात उन्होंने स्पेसिफिकली कही कि जब मैं दिल्ली में चुनाव लड़ता हूं या आप चुनाव लड़ते हैं तो इस बात को समझिए कि ये केंद्र शासित राज्य है और यहाँ पर आपकी कितनी शक्तियां हैं आपको इसमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। पंचायत के चुनाव लड़ने के बाद आप सोचे कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए या फिर आपको लगे कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वैसा नहीं है। आप इस चीज की क्लैरिटी रखें। सवाल लगातार उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इस तरह से राज्यसभा से पास कराकर इस बिल के जरिए अधिकारों को छीना जा रहा है, दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने की कोशिश हुई है सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से। मैं एक और बड़ी खबर बता दूं फिर आती हूं आपके पास। बीजू जनता दल के बीजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं सस्मित पात्रा से बात की TV9 भारतवर्ष संवाददाता आमोद राय ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। जब रेजोल्यूशंस मूव किए जा रहे थे बाय द रिस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उस वक्त एक रेजोल्यूशन में अचानक मेरा नाम आया। वो माननीय श्री चड्ढा जी मूव कर रहे थे GNCTD बिल में, और मैंने ऐसा कोई स्वीकृति किसी को दी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है मैंने चेयर का अटेंशन ड्रॉ किया और मैंने कहा कि इस तरह का सर मेरे साथ हुआ है, और अंडर रूल 72(2) ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर माननीय चेयर ने उसका संज्ञान लिया और बोला दैट दिस विल बी इन्वेस्टिगेटेड। माननीय गृह मंत्री जी थे और उन्होंने भी कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ द इश्यूज दैट आर देयर दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और एक और सांसद हैं AIADMK के सांसद M थम्बी दुरई, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया है। TV9 भारतवर्ष ने उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। I will not given my name. I don't know who has included my name. Therefore, it is a privilege against the members thing if somebody is misusing a wrong signature. Therefore, I have given privilege notice against the person who included my name to take necessary action to the chairman of the Rajya Sabha. अब आपने AIADMK के सांसद को सुना, थम्बी दुरई को सुना, और बीजेपी सांसद जिनका नाम सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव में राघव चड्ढा की तरफ से जो दिया गया, नरहरि अमीन का भी नाम शामिल है। नरहरि अमीन का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। नहीं, राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी में मेरा नाम रखा, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई है, मैंने कोई साइन नहीं की है, एक गलत किया है उसने, और मैंने स्पीकर को भी बता दिया कि मेरा नाम उसने गलत रखा है। मैंने कोई सिलेक्ट कमेटी में उसको मंजूरी नहीं दी है और उस पर ज़रूरी एक्शन भी लेना चाहिए, वो भी हमने बता दिया है। मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैंने कोई सिग्नेचर नहीं की है, उसने क्या किया, कैसे नाम भेजा वो जाने, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या आप प्रिविलेज मोशन मूव करने जा रहे हैं? नहीं, तो ऑलरेडी अमित भाई ने भी वहाँ बोल दिया और स्पीकर को भी बोल दिया कि उस पर लीगली जो भी प्रोसीजर हो सकती है वो प्रोसीजर करिए। तो देखिए इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद को लेकर राघव चड्ढा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हां, दोषी हुए तो चलेगा विशेषाधिकार हनन का केस राघव चड्ढा के ऊपर। विशेषाधिकार समिति करती है इस पूरे मामले की जांच, जो कि अब इस मामले में होगी, इसका भरोसा दिलाया गया है सभापति की तरफ से। और विशेषाधिकार समिति इस पूरे मामले की जांच में अगर दोषी पाती है राघव चड्ढा को, तो विशेषाधिकार हनन का केस उन पर चल सकता है। बिल्कुल, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि विशेषाधिकार समिति आखिर होती क्या है। आपके मन में जरूर सवाल होगा क्योंकि विशेषाधिकार हनन का मामला रखा गया है राघव चड्ढा के खिलाफ। विशेषाधिकार समिति क्या होती है, अब हम आपको बताते हैं। विशेषाधिकार समिति का गठन अध्यक्ष या सभापति करते हैं। विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। जी हां, कुल 15 सदस्य होते हैं। समिति जांच करती है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सही है या नहीं, ये पता लगाया जाता है जांच में। समिति दोषी पाने पर सजा की सिफारिश कर सकती है और समिति सदन से निष्कासित करने की भी सिफारिश कर सकती है, यानी सस्पेंशन भी हो सकता है, निष्कासन भी हो सकता है अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर चुन-चुन कर हमले भी किए। सिद्धांतों को लेकर तृणमूल कांग्रेस कम्युनिस्ट से लेकर RJD और JDU पर कई वार किए अमित शाह ने।
तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी है जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी कहते थे मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। लेकिन जब बिल पर बहस हो रही थी, विपक्षी दल हंगामा कर रहे थे, तभी गृह मंत्री अमित शाह ने चैलेंज देते हुए कहा कि लो ये बिल गिरा दो। शाह ने विपक्षी दलों को साफ कहा कि हम वोटिंग से डरते नहीं हैं, मणिपुर पर भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। क्या हासिल है वोटिंग से? क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। और 11 तारीख में क्या बुराई है? क्या बुराई है 11 तारीख में? क्या बुराई है? मान्यवर, चर्चा से भाग रहे हैं, ये चर्चा नहीं चाहते हैं, मान्यवर होने नहीं देते हैं। तो एक तरफ तो अमित शाह ने विपक्ष को चैलेंज किया, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष कुछ भी कर ले लेकिन 2024 में मोदी ही आएंगे। आइए एक बार सुनाते हैं आपको कि अमित शाह ने विपक्ष पर कैसे वार किया है। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अमित शाह के इस बयान से सत्ता पक्ष और विपक्ष में नारेबाजी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष के सांसद मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और विपक्षी सांसद इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे।